अगर कोई कहे कि 999 सही 991/999 को 999 से गुणा करना है और वो भी बिना पेन उठाए, सिर्फ 3 सेकंड में। तो शायद किसी को भी लगेगा कि ये कोई मजाक है। बिल्कुल, मतलब आमतौर पे ऐसे सवालों को देखकर ही एग्जाम हॉल में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आज इस गहरी चर्चा में हम गणित के उसी डर को एक सुपर पावर में बदलने वाले हैं। एकदम सही कहा आपने। तो स्वागत है हमारे सभी सीखने वालों का हमारे आज के इस डीप डाइव में। आज का हमारा जो सोर्स मटेरियल है ना, वो आरआरबी, एसएससी और रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। वो खजाना है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, द अल्टीमेट मास्टर क्लास की पीपीटी। एग्जैक्टली। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पीपीटी सिर्फ उबाऊ फॉर्मूलों की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पैटर्न्स की एक ऐसी डिकोडिंग है जो सवालों को देखने का नजरिया ही बदल देती है। मतलब मैथ्स में जब आपको पैटर्न समझ आ जाते हैं ना, तो कैलकुलेशन तो अपने आप रास्ते से हट जाती है। और इस डीप डाइव का हमारा यही मिशन है, उन सारे चीट कोड्स और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना, ताकि एग्जाम में हमारे स्टूडेंट्स का कीमती समय बच सके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस मास्टर क्लास को डिकोड करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। पीपीटी का पहला पन्ना हमारे सामने है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। इसका टाइटल बहुत ही सीधा और दमदार है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, द अल्टीमेट मास्टर क्लास, जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो अप्रोच, ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज जो मुझे थोड़ी अव्यवहारिक लग रही है, वो है जीरो स्किप पॉलिसी और 100% एग्जाम फोकस्ड वाला टैग। मेरा मतलब है, क्या सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भयंकर प्रेशर में जीरो स्किप करना मुमकिन है? ये बहुत ही जायज सवाल है, पर असल में जीरो स्किप पॉलिसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें हर एक गैर जरूरी थ्योरी में उलझना है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिक्स को लेकर है। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स बेसिक्स को बहुत आसान समझकर स्किप कर देते हैं। राइट, और सीधे ट्रिक्स पर कूद जाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर एग्जाम में जब सवाल थोड़ा सा भी घुमा कर आता है ना, तो वो रटी हुई ट्रिक्स काम नहीं आती। मेक सेंस। इसी स्लाइड में कोचेस कॉर्नर का जो नोट है, वो बिल्कुल स्पष्ट करता है। वो कहता है कि पूरा कॉन्सेप्ट जीरो से कवर करेंगे, बिना स्किप किए सब ट्रिक्स सीखेंगे, क्योंकि ट्रिक्स की नींव हमेशा बेसिक्स पर ही टिकी होती है। समझ गए। और वो 100% एग्जाम फोकस्ड वाला जो पार्ट है, उसका अर्थ है कि हम किसी पीएचडी लेवल के लंबे प्रूफ्स में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उस लॉजिक को समझेंगे जो सीधे एमसीक्यू क्रैक करने में मदद करता है। वाओ, ये तो एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी लग रही है। तो इस पूरे सफर का नक्शा कैसा दिखता है? वो हमें अगली स्लाइड पर मिलेगा। चलिए देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। यहाँ व्हाट वी विल कवर टुडे का एक पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है। ये एक 6 स्टेप का सफर है। हाँ, और बहुत लॉजिकली अरेंज्ड है। राइट। स्टेप 1 में बेसिक्स है, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज। फिर स्टेप 2 में स्पेशल सीरीज और कैलकुलेशन ट्रिक्स है। और फिर स्टेप 3 और 4 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी और उसका मीन है। स्टेप 5 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी के बेसिक्स हैं। और आखिर में स्टेप 6 है रैपिड फायर रिवीजन। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये क्रम थोड़ा अलग लग रहा है। हम सीधे एपी या जीपी से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इसका कारण साइकोलॉजिकल है। स्टूडेंट्स के दिमाग में पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे जरूरी होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पहले स्टेप में हम सिर्फ भाषा समझते हैं कि सीरीज होती क्या है, और फिर तुरंत स्टेप 2 में हम उन डरावने स्पेशल सीरीज वाले सवालों को सेकंड्स में उड़ाने की ट्रिक सीखते हैं। अरे वाह, मतलब पहली राउंड में एक बड़ी जीत। एग्जैक्टली। इससे एक साइकोलॉजिकल जीत मिलती है। जब वो डर खत्म हो जाता है ना, तब स्टेप 3 और 4 में एपी और जीपी का लॉजिक बहुत आसानी से समझ आता है। और कोचेस कॉर्नर भी इसी साइकोलॉजी को सपोर्ट करता है। उसमें लिखा है कि पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर एग्जाम वाले स्पेशल शॉर्टकट्स और एंड में डायरेक्ट एमसीक्यूज। तो चलिए सबसे पहले शब्दों की इस पहेली को ही सुलझाते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। ये कॉन्सेप्ट फाउंडेशन की स्लाइड है। यहाँ 3 अलग-अलग शब्दों को डिफाइन किया गया है, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज। हाँ, और ये बहुत क्रूशियल है। सच कहूँ तो एक आम इंसान या नए स्टूडेंट के लिए ये तीनों शब्द एक दूसरे की लगा इस्तेमाल होते हैं। इनमें तकनीकी तौर पर क्या फर्क है? चलिए इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले है सीक्वेंस। ओके। ये संख्याओं की एक व्यवस्था है जो एक निश्चित नियम से बंधी होती है। स्लाइड में एक बॉक्स बना है जिस पर लिखा है +2 रूल, और नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7। राइट।
तो यहाँ हर अगली संख्या पिछली में 2 जोड़कर बन रही है। बिल्कुल। ये एक सीक्वेंस है। दूसरा शब्द है प्रोग्रेशन। ये वो सीक्वेंस है जो इतना पक्का पैटर्न फॉलो करता है कि आप उसका एक फिक्स्ड गणितीय फॉर्मूला बना सकते हैं। मतलब कोई जनरल फॉर्मूला? हाँ, यानी आप बिना पूरी लाइन लिखे बता सकते हैं कि 100वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा, और फिर सीरीज क्या है? सीरीज सबसे आसान है। जब हम किसी सीक्वेंस के नंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो सीरीज बन जाती है। लाइक कॉमा हटाकर प्लस लगा दो। एग्जैक्टली। यानी 1 + 3 + 5 + 7 और ऐसे ही आगे। कोशिश कॉर्नल का सिंपल रूल है कि सीक्वेंस एक रूल फॉलो करता है और सीरीज में बस बीच में प्लस का निशान लग जाता है। समझ गई। और ये सीरीज फाइनाइट यानी गिनने योग्य हो सकती है या इन्फिनाइट यानी अनंत तक जा सकती है, राइट? 100% की बात। लेकिन वेट, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला नोट लिखा है स्लाइड पर। क्या लिखा है? स्लाइड कहती है कि सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंसेस होते हैं, लेकिन सभी सीक्वेंसेस प्रोग्रेशंस नहीं होते। ये लॉजिक कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ऐसा क्यों है? हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। इसे अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स के उदाहरण से समझते हैं। ओके। 2, 3, 5, 7, 11। क्या ये एक सीक्वेंस है? बिल्कुल, क्योंकि ये एक नियम फॉलो करते हैं कि ये सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं। सही कहा। लेकिन क्या इनका कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मूला है कि हम सीधे कोई भी लाइक nth प्राइम नंबर निकाल सके? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गैप देखिए, 2 और 3 के बीच 1 का गैप है, 3 और 5 के बीच 2 का, 7 और 11 के बीच 4 का। गैप लगातार बदल रहा है। ओहो, गैप फिक्स नहीं है। हाँ, इसीलिए प्राइम नंबर्स का सेट एक सीक्वेंस तो है, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन होने के लिए एक ऐसा फिक्स गणित या पैटर्न चाहिए जिसे हम एक nth टर्म के फॉर्मूले में बांध सकें। अब जाकर ये लॉजिक पूरी तरह क्लियर हुआ। बेसिक्स तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में असली डर उन सवालों से लगता है जो दिखने में किसी मॉन्स्टर जैसे होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए उस मॉन्स्टर का सामना करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। ये है स्पेशल सीरीज और कैलकुलेशन ट्रिक्स, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी ना। 999 सही 991 बटा 999 गुणा 999। हाँ, ये वही सवाल है। तो इस डिनोमिनेटर मल्टीप्लायर ट्रिक का असल मैकेनिज्म क्या है? बिना पेन उठाए ये कैसे सॉल्व हो सकता है? देखिए, एग्जामिनर का मकसद ही यही होता है कि कैंडिडेट्स इस जाल में फंसें और अपने 4-5 मिनट बर्बाद करें। लेकिन इसका लॉजिक बहुत सिंपल बेस सिस्टम पर काम करता है। अच्छा, स्लाइड में इसका 4 स्टेप रूल है। हाँ, पर यह ट्रिक तब काम करती है जब डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्या और मल्टीप्लायर जिससे हम गुणा कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम हो। ओके, तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 अपना मल्टीप्लायर देखिए, यहाँ ये 999 है। राइट, 999। स्टेप 2 सही बटे के आगे वाली जो पहली संख्या है ना, उसमें जितने 9 हैं उतने शून्य उस मल्टीप्लायर के आगे लगा दीजिए। वेट, पहली संख्या भी 999 है, तो उसमें 3 9 है, मतलब 999 के आगे 3 शून्य लगेंगे। एग्जैक्टली। तो ये बन गया 9,99,000। अरे वाह। और स्टेप 3? अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी हर और अंश उसका अंतर निकालिए। मतलब 999 में से 991 घटाइए, तो अंतर आया 8। बस। फाइनल स्टेप, इस अंतर को उस बड़ी संख्या 9,99,000 में से घटा दीजिए। तो जवाब आएगा 998992। दैट्स इट। दैट्स इट। असल में हम 999 को ब्रैकेट में 1000 - 1 मानकर गुणा करते हैं, इसलिए शून्य और घटाने का खेल बनता है। कोचेस कॉर्नर सही कहता है, जस्ट ऐड जीरोस एंड सबट्रैक्ट द डिफरेंस। अमेजिंग। मतलब ये कोई रटने वाली जादूगरी नहीं है, बल्कि अलजेब्रा का ही एक स्मार्ट रूप है। बिल्कुल। चलिए एक और डरावना कॉन्सेप्ट देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। यहाँ कैंसलेशन कॉन्सेप्ट और मास्टर फॉर्मूला की बात हो रही है। कैंसलेशन। पता है, इस कैंसलेशन को देखकर मुझे गिरते हुए डोमिनोज की याद आ रही है। जैसे लाइन से खड़े डोमिनोज में जब पहला गिरता है तो बीच वाले सब एक दूसरे को धड़ाम से गिराते चले जाते हैं। हाँ। और बस सबसे पहला और सबसे आखिरी वाला बचता है। क्या बात है, वो एक परफेक्ट एनालॉजी है। इसे गणित की भाषा में टेलीस्कोपिक सीरीज कहते हैं। टेलीस्कोपिक सीरीज। हाँ। स्लाइड का उदाहरण देखिए, 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 और ऐसे करते करते 1/24 × 25 तक। काफी लंबी सीरीज है। लेकिन जब इसे एक्सपैंड करते हैं तो 1/5 × 6 असल में ब्रैकेट में 1/5 - 1/6 बन जाता है। अच्छा,
और अगला टर्म 1/6 - 1/7 बन जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए, पहले ब्रैकेट का -1/6 और दूसरे ब्रैकेट का +1/6 आपस में कट जाते हैं। ओहो, यही मेरे डोमिनोज का गिरना है। हाँ, बीच के सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अंत में सिर्फ सीरीज का सबसे पहला हिस्सा यानी 1/5 और सबसे आखिरी हिस्सा यानी 1/25 बचता है। तो बस 15 में से 15 घटाया और जवाब आया 425। सिंपल। बहुत सिंपल। लेकिन एग्जाम हॉल में कैंडिडेट्स इतना सब खोलकर तो नहीं लिखेंगे ना, इसीलिए यहाँ एक मास्टर फॉर्मूला या एग्जाम चीट कोड दिया गया है। पर बिल्कुल। ये मास्टर फॉर्मूला काम कैसे करता है? ये फॉर्मूला सीधे उस पैटर्न को एक शॉर्टकट में बदल देता है। 2 टर्म्स वाली सीरीज के लिए मास्टर फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले नंबर्स के बीच का अंतर देखिए। मतलब अगर 5 और 6 है तो अंतर 1 हुआ। हाँ, उस अंतर को 1 बाय अंतर के रूप में बाहर रखिए और फिर ब्रैकेट के अंदर सीरीज के 1 बाय पहले नंबर में से 1 बाय आखिरी नंबर को घटा दीजिए। तो बाहर 1 अंतर और ब्रैकेट में 1 फर्स्ट 1 लास्ट। बिल्कुल। और अगर 3 टर्म्स हो, जैसे 1/13 गुणा 16 गुणा 19, तो फॉर्मूला थोड़ा सा अपडेट हो जाता है। वो कैसे? बाहर हम पहले और तीसरे टर्म का अंतर लेंगे, यानी 13 और 19 का अंतर 6, तो बाहर 1/6 आएगा। ओके। और ब्रैकेट के अंदर पहले 2 नंबर्स का जोड़ा और आखिरी 2 नंबर्स का जोड़ा लेंगे। मतलब ब्रैकेट में 1/13 गुणा 16 माइनस 1/16 गुणा 19। एकदम सही। कोचेस कॉर्नर भी यही याद दिलाता है कि एक्सपैंड करने पर जो कैंसिल होता है उसी का ये डायरेक्ट मास्टर फॉर्मूला है। कमाल का विजुअलाइजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टैंडर्ड पैटर्न्स की तरफ। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6। ये स्पेशल रूल्स मेमोराइजेशन मैट्रिक्स है। ये काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। हाँ, यहाँ 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, सीरीज बेस्ड और बार बेस्ड डेसिमल्स। सीरीज बेस्ड में 9 + 99 + 999 वाला फॉर्मूला दिया है। राइट। और ठीक नीचे 1 + 11 + 111 का फॉर्मूला है, जो बिल्कुल सेम है, बस नीचे 9 की जगह 81 है। यार, ये 81 अचानक कहाँ से आ गया? इसके पीछे का गणित बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, 9 वाली सीरीज का जो फॉर्मूला है वो 10 की पावर पर आधारित होता है। ओके। लेकिन जब हम 1 + 11 + 111 वाली सीरीज की बात करते हैं तो पहले हमें इसमें से 9 से गुणा और भाग करना पड़ता है ताकि ये 9 + 99 + 999 जैसी बन जाए। अच्छा, मतलब उसे 9 के फॉर्मेट में ढालना पड़ता है। हाँ, और क्योंकि हम पूरी सीरीज को 9 से भाग दे रहे हैं तो फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में जो पहले से 9 था वो भी इस नए 9 से गुणा होकर 81 बन जाता है। ओह, अब समझा। 9 × 9 = 81। बिल्कुल। इसके बाद बार बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। बार का मतलब है कि दशमलव के बाद वो नंबर अनंत तक रिपीट हो रहा है। जैसे 0.33333। हाँ, स्लाइड समझाती है कि 0.p अगर p पर बार है तो उसका मतलब p9 होता है, और 0.pq दोनों पर बार है तो pq 99 होगा। ठीक है, पर अगर कुछ डिजिट्स पर बार हो और कुछ पर नहीं, मान लीजिए 0.pqr है जहां सिर्फ qr पर बार है, p आजाद है, फिर क्या करेंगे? इसके लिए कोचेस कॉर्नर का नियम सबसे सटीक काम करता है। क्या है वो नियम? नियम है, जितने डिजिट्स पर बार है डिनोमिनेटर में उतने 9 लगाओ, जितने डिजिट्स पर बार नहीं है उतने 0 लगाओ। ओके, तो नीचे 990 हो जाएगा। हाँ, और अंत में पूरी संख्या में से वो हिस्सा घटा दो जिस पर बार नहीं है। मतलब न्यूमरेटर में PQR - P होगा। एग्जैक्टली। तो 0.pqr जहां सिर्फ QR पर बार है वो बन जाएगा PQR - P अपॉन 990। यहाँ 2 डिजिट्स पर बार था तो 2 9 आए, एक पर नहीं था तो एक 0 आया। परफेक्ट। बेसिक्स और ट्रिक्स के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी की शुरुआत। हाँ, AP। फाइनली। इसे जेनरिक फॉर्म में A + D, A + 2T लिखा जाता है। ये मुझे एक सीढ़ियों यानी स्टेयरकेस की तरह लग रहा है, जहां हर सीढ़ी की ऊंचाई बिल्कुल बराबर है। बहुत ही उम्दा उदाहरण है। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर अगला टर्म एक फिक्स्ड नंबर से जुड़कर या घटकर बनता है, और इसी फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस या डी कहते हैं। स्लाइड में एक बहुत अच्छा विजुअल भी है, 7, 12, 17, 22। राइट, यहाँ हर बार 5 जुड़ रहा है, 12 और 7 का अंतर 5 है। बिल्कुल। कोचेस कॉर्नर में भी यही लिखा है कि यहाँ हर जंप बराबर होता है।
कांस्टेंट जंप इक्वल्स एपी। लेकिन जब हमें कोई बहुत दूर का टर्म निकालना हो तो हम एक एक करके सीढ़ियां गिनते तो नहीं बैठ सकते ना। बिल्कुल नहीं, उसमें तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसीलिए नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8, nth टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ शुरुआत से nth टर्म निकालने का मशहूर फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ये तो सबको याद ही होता है। हाँ, लेकिन इसके ठीक नीचे अंत से यानी फ्रॉम द एंड टर्म निकालने का फॉर्मूला भी है an डैश इज इक्वल टू l प्लस n-1d, जहां l आखिरी टर्म है। मेरा सवाल ये है कि परीक्षा में हमें पीछे से टर्म निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या हम सीधे आगे से नहीं निकाल सकते? निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत बर्बाद होगा। कैसे? मान लीजिए एक सीरीज में 200 टर्म्स हैं और आपसे अंत से 5वां टर्म पूछा है। आगे से कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको टोटल टर्म्स निकालने होंगे, फिर उसकी पोजीशन यानी 196 टर्म पता करनी होगी। ओफ, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ, लेकिन पीछे वाले फॉर्मूले में आप आखिरी टर्म एल को अपना शुरुआती पॉइंट मान लेते हैं। अच्छा, सीरीज को ही पलट दिया। एग्जैक्टली। और क्योंकि हम सीरीज में उल्टा चल रहे हैं, तो जंप डी जो पहले जुड़ रहा था वो अब घटेगा, इसीलिए प्लस की जगह माइनस आ जाता है। इससे सेकंड्स में आंसर आ जाता है। स्मार्ट। और इसके नीचे शॉर्टकट ट्रेड में एक बहुत क्रूशियल स्पेशल नोट है। वो क्या है? an प्लस an इक्वल्स a प्लस l। मतलब? यानी शुरू से nth टर्म और अंत से nth टर्म का जोड़ हमेशा पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के बराबर होता है। ये सिमेट्री ही एपी की सबसे बड़ी ताकत है। वाओ, ये सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एपी के इसी स्वभाव को और गहराई से समझने के लिए नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9, जो एपी की प्रॉपर्टीज के बारे में है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टी 1 और 2 मुझे एक इनपुट आउटपुट मशीन की तरह लग रहा है। हाँ, ऐसे ही समझिए। प्रॉपर्टी 1 कहती है कि अगर आप किसी एपी के हर टर्म में कोई कांस्टेंट के जोड़ें या घटाएं, तो जो नई सीरीज बनेगी वो भी एपी ही होगी। और उसका कॉमन डिफरेंस डी क्या बदलेगा? नहीं, डी वही रहेगा। जैसे 2 4 6 है, यहाँ डी 2 है। अगर सब में 3 जोड़ दें तो 5 7 9 बनता है। ये भी एपी है और अंतर अभी भी 2 ही है। मेक सेंस। और प्रॉपर्टी 2? प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर आप हर टर्म को गुणा या भाग करते हैं तो सीरीज एपी तो रहेगी, लेकिन उसका डी भी उसी नंबर से गुणा या भाग हो जाएगा। अच्छा। हाँ, जैसे 2 4 6 को 3 से गुणा किया तो 6 12 18 बना। अब अंतर 2 से बढ़कर 6 हो गया है। कोचेस कॉर्नर यही याद दिलाता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट में डी सेम रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड में डी भी बदल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी ऑन स्लाइड 10। यहाँ प्रॉपर्टी 3, 4 और 5 दी गई हैं। प्रॉपर्टी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में है। अगर 3 लगातार टर्म्स एपी में हैं, तो बीच वाले का दोगुना बाहरी 2 टर्म्स के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है। और प्रॉपर्टी 4? प्रॉपर्टी 4 है रेगुलर इंटरवल्स। अगर आप किसी एपी में से समान दूरी पर टर्म्स चुनें, जैसे हर तीसरा टर्म उठा लें, तो वो चुने हुए टर्म्स भी एक नई एपी बनाएंगे। नाइस। और प्रॉपर्टी 5 एक शॉर्टकट बैज के साथ है, लीनियर एक्सप्रेशंस। हाँ, वेट, ये लीनियर एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है यहाँ? लाइक अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म an प्लस b की फॉर्म में है, जैसे 5n प्लस 3, हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपको पूरी सीरीज बनाकर उसका अंतर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर d कैसे मिलेगा? अगर nth टर्म 5n प्लस 3 है, तो n के साथ जो नंबर है यानी 5, वही सीधा आपका कॉमन डिफरेंस d होगा। सीरियसली? हाँ, लॉजिक बहुत सिंपल है। n की वैल्यू जैसे जैसे 1 2 3 बढ़ेगी, टोटल वैल्यू हमेशा 5 के मल्टीपल में ही छलांग लगाएगी ना, तो a ही आपका d है। अरे वाह, ये तो सच में एग्जाम में टाइम बचाने वाला है। बिल्कुल। चलिए अब उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जहां अक्सर बच्चे फंसते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11, स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन ऑफ अननोन टर्म्स। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। यहाँ एक एग्जाम चीट कोड टेबल है। जब हमें एपी में 3 टर्म्स मानने होते हैं तो हम a माइनस डी, a और a प्लस डी मानते हैं। हाँ, पर मेरा सवाल है कि ये थोड़े अजीब से माइनस वाले टर्म्स क्यों चुनने हैं? सीधे a प्लस डी, a प्लस 2d क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि यहाँ फिर से वही सिमेट्री काम आती है। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। कैसे? अगर आप a प्लस डी, a प्लस 2d मानेंगे और प्रश्न में उनका जोड़ दिया है, तो उन्हें जोड़कर 3a प्लस 3d आएगा। यहाँ आपके 2 वेरिएबल फंस गए। हाँ, बात तो सही है, a और d दोनों रह गए। लेकिन
अगर आप a माइनस डी, a और a प्लस डी मानते हैं तो इन्हें जोड़ते ही माइनस डी और प्लस डी आपस में कैंसिल हो जाते हैं ओहो, और बचता है सिर्फ 3a। एग्जैक्टली आपको तुरंत एक ही सेकंड में ए की वैल्यू मिल जाती है। 4 और 5 टर्म्स के लिए भी यही सिमेट्री यूज होती है। कोचेस कॉर्नर भी कहता है सिमेट्री यूज करो, ऐड करते ही डी कैंसिल हो जाता है। अमेजिंग। तो अब बात करते हैं इन सबको जोड़ने की। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी SN। यहाँ सक्सेस ग्रीन बॉक्स में 2 फॉर्मूले हैं, मास्टर फॉर्मूला और स्पीड फॉर्मूला। ये दोनों अलग अलग क्यों दिए हैं? क्योंकि एग्जाम में जो जानकारी दी गई है हमें उसी हिसाब से अपना हथियार चुनना होता है। अच्छा, मास्टर फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू n स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये तब यूज होता है जब आपको कॉमन डिफरेंस d पता हो। ओके। और स्पीड फॉर्मूला? कोचेस कॉर्नर हमें स्मार्ट वर्क सिखाता है। अगर आपको सीरीज का आखिरी टर्म L पहले से दिया है तो लंबा फॉर्मूला क्यों लगाना, सीधा स्पीड फॉर्मूला लगाइए। SN इज इक्वल्स टू n स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस l। मतलब पहला और आखिरी टर्म जोड़कर एवरेज निकाल लिया और उसे टोटल टर्म्स n से गुणा कर दिया। बिल्कुल सही पकड़े। नाइस। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13, कोचेस समेशन नोट्स एडवांस्ड रूल्स। यहाँ 3 नोट्स हैं जो सीधे टॉपर्स के सीक्रेट्स लग रहे हैं मुझे तो। ये सच में टॉपर्स के सीक्रेट्स ही हैं। नोट 1 है क्वाड्रेटिक सम रूल। ये क्या होता है? अगर सम यानी SN(n2 + A(n2 + Bn) के फॉर्म में दिया है तो इसका शॉर्टकट है कि कॉमन डिफरेंस d हमेशा n स्क्वायर के गुणांक यानी a का 2 गुना होगा, मतलब d इक्वल टू a। वाओ, बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर। और नोट 2? नोट 2, अगर आपको सम दिया है और nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला है an इक्वल टू SN(1). मतलब अगर 10 टर्म्स के टोटल में से 9 टर्म्स का टोटल घटा दें तो 10th टर्म ही तो बचेगा। एग्जैक्टली, यही कॉमन सेंस है। और नोट 3 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके। ये बस nth टर्म के फॉर्मूले को घुमाकर बनाया गया है। n इक्वल टू l माइनस a d और पूरे में +1। बहुत ही हैंडी फॉर्मूले हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14, अरिथमेटिक मीन या AM। हाँ, am। यहाँ एक तराजू लाइक एक बैलेंस का चित्र बना है जिसके बीच में m है और दोनों पड़ों पर a और b रखे हैं। ये चित्र am के असली मतलब को परफेक्टली समझाता है। वो कैसे? मान लीजिए 2 दोस्तों के पास अलग अलग पैसे हैं, दोनों ने मिलाए और आधा आधा बांट लिया, वही अरिथमेटिक मीन है। अगर a m b ap में है तो m अरिथमेटिक मीन है। इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। और अगर n नंबर्स हो तो उनका am निकालने के लिए सबको जोड़कर n से डिवाइड कर देते हैं। कोचेस कॉर्नर भी यही कहता है कि अरिथमेटिक मीन सिंपल एवरेज जैसा ही है। ये तो आसान था, लेकिन अगली स्लाइड थोड़ी खतरनाक लग रही है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15, इंसर्टिंग n AMs बिटवीन 2 नंबर्स। मतलब 2 नंबर्स a और b के बीच में a1 a2 से लेकर an तक कई सारे AM घुसाने हैं। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। दिखने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका एक क्रूशियल स्टेप है। वो क्या? आपको बस नया कॉमन डिफरेंस d निकालना है। इसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू b माइनस a n प्लस 1। मतलब हमने टोटल गैप को n प्लस 1 हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, और एक बार नया d मिल गया तो हम a में d जोड़कर a1 निकाल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन सबसे मजेदार है इसका चीट कोड बॉक्स। चीट कोड क्या है वो? एग्जाम में कई बार पूछता है कि इन सारे n AMs का जोड़ क्या होगा। आपको सबको अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है कि उन n नंबर्स को उनके सिंगल AM से गुणा कर दो, यानी सम इज इक्वल्स टू n इंटू a प्लस b बाई 2। कोट्स कॉर्नर का रिमाइंडर है, सब निकालने की जरूरत नहीं, सम पूछे तो डायरेक्ट n इंटू सिंगल AM फॉर्मूला हिट करना। बेहतरीन। अब आते हैं उन चीजों पर जो सीधे नंबर दिलाती हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16, इंपॉर्टेंट एग्जाम रिजल्ट्स ऑन AP पार्ट 1। हाँ, ये डायरेक्ट मेमोरी रूल्स हैं। यहाँ 3 कार्ड्स दिए हैं, पर इनके पीछे का लॉजिक क्या है? ये वो रिजल्ट्स हैं जो सीधे MCQ बनकर आते हैं। कार्ड 1 है स्वॉप्ड टर्म्स। ओके। अगर AP इज इक्वल्स टू Q है और AQ इज इक्वल्स टू P है तो A प्लस Q हमेशा 0 होगा। लॉजिक ये है कि सीरीज गिर रही है तो P प्लस Q पोजिशन पर आते आते वो 0 हो जाती है। और कार्ड 2? कार्ड 2 है मल्टीप्लाइड इंडिसेस। अगर PAP इज इक्वल्स टू QAQ है तो भी A प्लस Q हमेशा 0 ही होगा। और तीसरा कार्ड है फ्रैक्शन स्वॉप्स, राइट? हाँ, अगर AP इज इक्वल टू Q और AQ इज इक्वल टू 1P है तो क्रॉस कैंसिलेशन की वजह से APQ हमेशा 1 होगा।
कोचेस कॉर्नर कहता है कि ये स्टैंडर्ड एग्जाम रिजल्ट्स हैं, सीधा क्वेश्चन आता है, इनको दिल में बिठा लो। बिल्कुल बैठा लेंगे। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17 जो इसका पार्ट 2 है। यहाँ कार्ड 4, 5 और 6 है। कार्ड जार है सम स्वैप्स। अगर SP इज इक्वल टू Q है और SQ इज इक्वल टू P है तो SP प्लस Q होगा माइनस P प्लस Q। और कार्ड 5 इक्वल सम्स। अगर SP इज इक्वल टू SQ है तो सिमेट्री से SP प्लस Q 0 होगा। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है कार्ड 6, द स्क्वायर रूल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर AP में है तो उनके फ्रैक्शंस यानी 1AB प्लस C, 1C प्लस A, 1A प्लस B भी AP में ही होंगे। कोचेस कॉर्नर ने खास बोला है कि पॉइंट 6 पर स्टार लगाओ। मतलब जब स्क्वायर AP में हो तो फ्रैक्शन वाले ये सीक्वेंस 100% AP में होते हैं। 100%। गॉट इट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18, द चेन समेशन ट्रिक। ये एक लंबा सा फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला है। 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 ऐसे ही आगे तक। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि A1 A2 से लेकर AN तक ये सब एक AP के टर्म्स होने चाहिए। ओके। अगर डिनोमिनेटर में AP के टर्म्स इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वही डोमिनोज या टेलीस्कोपिक सीरीज वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है। ओहो, वही कैंसलेशन वाला। बिल्कुल। पूरी चेन को सॉल्व करने का मैजिक ट्रिक है n-1 A1 AN। मतलब ऊपर टोटल टर्म्स -1 और नीचे सिर्फ पहला टर्म गुणा आखिरी टर्म। एग्जैक्टली। सिंप्लीफिकेशन सीरीज के लिए एक रामबाण है। तो एपी की सीढ़ियों से उतरकर अब हम एलिवेटर में चलते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी के बेसिक्स। हाँ, अब हम छलांग लगाएंगे। स्लाइड में एपी और जीपी का फर्क बहुत अच्छे से दिखाया है। लिखा है कि एपी में हम फिक्स जंप यानी एडिशन ले रहे थे, जीपी में हम फिक्स्ड गुणा कर रहे हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जीपी में हम सीढ़ियां नहीं चढ़ते, सीधे छलांग लगाते हैं। यहाँ डी की जगह कॉमन रेशियो यानी R होता है। अच्छा, मतलब हर टर्म अपने पिछले टर्म का एक फिक्स्ड अनुपात होता है। हाँ, स्लाइड में मल्टीप्लायर नंबर लाइन का उदाहरण देखिए। 4, 12, 36, 108। यहाँ 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आया, 12 को 3 से किया तो 36 आया। राइट, यानी कॉमन रेशियो R3 है। कोचेस कॉर्नर कहता है कि एपी में हम ऐड करते थे, जीपी में मल्टीप्लाई होता है, रेशियो फिक्स होता है जिसे R कहते हैं। और इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू AR n-1। सिंपल। चलिए अब अपने दिमाग को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20। ये हमारी आउटरो की शुरुआत है। रैपिड फायर रिवीजन। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। यहाँ शॉर्टकट रेड और कॉन्सेप्ट ब्लू के बीच एक कंपैरिजन टेबल है। हाँ, ये टेबल आज के पूरे डीप डाइव का निचोड़ है। एपी का कोर लॉजिक है ऐड या सबट्रैक्ट कांस्टेंट D। जबकि जीपी का लॉजिक है मल्टीप्लाई कांस्टेंट R। बिल्कुल। एपी की सीरीज है A प्लस D A प्लस 2D और जीपी की है AR स्क्वायर। एपी का nth टर्म A प्लस n-1D है और जीपी का AR n-1 है। एपी का मिडिल टर्म यानी AM A प्लस B2 है। और आखिर में सक्सेस ग्रीन बॉक्स में मास्टर फ्रैक्शन ट्रिक को रिमाइंडर के तौर पर दिया है 1 diff गुणा ब्रैकेट में 1 फर्स्ट 1 लास्ट। कोचेस कॉर्नर यहाँ याद दिलाता है, आंख बंद करके रिकॉल करो, माइंड मैप क्लियर करो एग्जाम से पहले। बहुत खूब। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 21, एग्जाम प्लेबुक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जी, चलिए देखते हैं हमने क्या सीखा। मैं तैयार हूँ। क्वेश्चन 1, एपी का nth टर्म अंत से यानी फ्रॉम द एंड क्या होगा अगर आखिरी टर्म L है? ऑप्शंस है A प्लस n-1D, B L n-1D या C L प्लस n-1D। इसका सही जवाब B है, L n-1D। जैसा हमने स्लाइड 8 में डिस्कस किया था कि आखिरी टर्म को स्टार्टिंग पॉइंट मान के माइनस कर देते हैं। परफेक्ट। क्वेश्चन 2, बार math.p0.p जहां p के ऊपर बार है, उसकी वैल्यू क्या है? A P10, B P9 या C P99? इसका जवाब B है, P9। हमने मेमोराइजेशन मैट्रिक्स में सीखा था कि जितने डिजिट पर बार नीचे उतने 9 आते हैं। एकदम सही। और आखिरी सवाल, क्वेश्चन 3, AP रिजल्ट्स। अगर सम SP इज इक्वल टू Q है और सम SQ इज इक्वल टू P है तो SP प्लस Q क्या होगा? A 0, B P प्लस Q या C माइनस P प्लस Q? इसका जवाब C है, माइनस P प्लस Q, या स्लाइड 17 के कार्ड 4 का डायरेक्ट रिजल्ट है, सम स्वैप्स।
कोचेस कॉर्नर का फाइनल मैसेज है, अब खुद टेस्ट कीजिए। 100% PDF कवर हो गई है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।